अपनी बढ़ती राजनीतिक जागरूकता के साथ और चीज़ों का तो पता नहीं कि कोई कितना एजुकेटेड हुआ या कितना उसका शिक्षा का स्तर उठा, लेकिन इतना तय है कि हाल ही में भारत में घटने वाले प्रत्येक घटनाक्रम जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, उस पर सभी का ध्यान जाता है। मेरा भी ध्यान ऐसे ही एक घटनाक्रम ने खींचा और घटनाक्रम था महाराष्ट्र की राजनीति में तेजी से होती उथल-पुथल। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र यादव और मैं आपसे बातचीत शुरू कर चुका हूं एक ऐसे टॉपिक पर जिसमें हम कुछ खास चीजें खोजेंगे। आप चाहे सिविल सेवा दे रहे हैं, यूपीएससी या राजस्थान आरपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी स्टेट के पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर और किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो राजनीति से संबंधित है, तो निश्चित रूप से ये सेशन आप ही के लिए है। मैं सीधा मुद्दे पर लेके चलता हूं कि मामला क्या था। महाराष्ट्र में जो शिंदे सरकार और उद्धव के बीच वर्तमान शिंदे सरकार और निवर्तमान उद्धव ठाकरे के बीच जो विवाद हुआ, उस विवाद ने बहुत सारे राजनीतिक हलकों में तो प्रश्न और जिज्ञासाएं खड़ी की ही। राजनीति का एक सरल विद्यार्थी होने के नाते मेरे जेहन में भी ढेर सारे प्रश्न आए। जाहिर है आपके जेहन में भी आते होंगे। तो मामला क्या था सबसे पहले ये जानते हैं, और ये प्रश्न क्या थे, फिर इनका संबंध किस किस मुद्दों से है, क्या हमारे काम के वो मुद्दे हैं, उसी पर चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी विलंब के। आप स्क्रीन पर देखिए, मेरे पीछे देख पा रहे हैं। सबसे पहले मामला क्या था मैं आपको बता दूं। वहां पे महाराष्ट्र में एक राजनीतिक संकट हुआ। 2022 की बात है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी उथल-पुथल हुई। क्या हुआ, अचानक से वहां जो सरकार चल रही थी शिवसेना की, उसमें बगावत हो जाती है। और बगावत भी थोड़ी नहीं, बड़े पैमाने पर बगावत। और उनका एक धड़ा, बागी विधायकों का एक धड़ा कह देता है कि हम ही वास्तविक शिवसेना हैं। सच्चाई तो ये थी कि वो नेतृत्व पर उठा हुआ एक प्रश्न था। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व से वो लोग सहमत नहीं थे। बेशक तात्कालिक घटना ये होती है कि उद्धव ठाकरे ने सदन में विधायक दल का नेता चौधरी जी को चुन दिया था, लेकिन बाकी लोग उससे सहमत नहीं थे। तो उन्होंने वहां पे शिंदे के नेतृत्व में एक चिट्ठी लिख दी राज्यपाल को और कहा कि हम वास्तविक शिवसेना हैं और हमारी बातें मानी जाए। उनका व्हिप भी इसके अनुकूल नहीं है। चूंकि वहां उस वक्त जो सरकार थी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, उन्होंने अनुशासित करने के लिए एक व्हिप जारी किया कि सभी लोग आज शाम 5 बजे बैठक में शामिल हों। लेकिन विद्रोह करने वाले लोग, वो एमएलए जो थे, वो उसमें शामिल नहीं होते हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि सर, जब व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो निश्चित रूप से उस सदस्य की सदस्यता खोने का डर रहता है। पहला सवाल खड़ा हुआ। लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम कुछ ऐसे मोड़ पर आ गए कि आनन फानन में फिर क्या हुआ, राज्यपाल से एक कांड हो जाता है। राज्यपाल ने भी देखा कि यार बहुमत तो खो दिया है उद्धव ठाकरे ने, तो उन्होंने फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया कि फ्लोर टेस्ट। अब फ्लोर टेस्ट दूसरा प्रश्न आ गया, अर्थात बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना। तो ये एक बड़ा राजनीति का प्रश्न बनता है, क्या राज्यपाल के अधिकार हैं। इस बहाने मैं राज्यपाल के अधिकार और शक्तियों की समीक्षा करूंगा। तीसरा महत्वपूर्ण, यहाँ सुनिए, तो जो बागी विधायक थे उन्होंने अपना नया विधायक दल का नेता तो चुना ही चुना, साथ में नया व्हिप भी चुन लिया। और उनके व्हिप ने आदेश जारी किया कि इसके समर्थन में, नई गठित सरकार के, शिंदे सरकार के समर्थन में मतदान किया जाए। लेकिन उसमें शिवसेना के 16 एमएलए ने उस पर वोटिंग नहीं की, उसके विरुद्ध वोटिंग की। तो वो भी अनुशासनहीनता के दोषी पाए गए। तो उन्होंने उसे नोटिस थमा दिया। पहले थमाया नोटिस शिवसेना ने बागी विधायकों को कि आपकी पात्रता क्यों ना रद्द कर दी जाए, आपकी उम्मीदवारी रद्द क्यों ना कर दी जाए। बाद में यही प्रश्न उन लोगों ने इन पर उल्टा लगा दिया। तो बड़ा ही पेचीदा प्रश्न खड़ा हो गया कि कौन सा। अब यहाँ पे 3-4 चीज समीक्षा योग्य हो गई है। आप स्क्रीन पर देखिए पीछे। सबसे पहले मैंने खोज के निकाला है कि जो इस पूरे घटनाक्रम में जो हमारे विचारणीय मुद्दे हैं, वो विचारणीय मुद्दे क्या हैं। तो सबसे पहला मुद्दा आपकी स्क्रीन पे ये है कि 10वीं अनुसूची से संबंधित मामले क्या क्या हैं और क्या हो सकता है। 10वीं अनुसूची किसी भी सदस्य की किस पर विचार करती है, किसी भी सदस्य की सदस्यता पर विचार करती है। अब इस 10वीं अनुसूची के संबंध में एक बात बताता चलूं आपको कि किसी भी सदस्य की सदस्यता का फैसला स्पीकर लेता है। ध्यान दें, यहाँ राज्यपाल को कोई अधिकार नहीं होता। बात लेकर चलते हैं संवैधानिक प्रश्न पर, अनुच्छेद 191। देखिए, बड़े क्रम से मैं इसकी चर्चा करूंगा। 191 1 और 2, एक का संबंध तो है उन सदस्यों की निर्भरता से जिस पर फैसला राज्यपाल लेता है, और 191 2 का संबंध है 10वीं अनुसूची से। तो 10वीं अनुसूची जो दल बदल से संबंधित है, उसमें 2 संशोधन हुए थे। 1985 में इसे इंप्लीमेंट किया गया, लेकिन 1993 में इसमें संशोधन हुआ।
जो बाद में सदस्यों की सदस्यता के कुछ मामलों में फैसला करता है सदन का स्पीकर, उसकी समीक्षा करेंगे। तो दूसरा हमारा प्रश्न बनता है कि राज्यपाल की पद स्थिति क्या होगी, क्योंकि राज्यपाल ने यहाँ पे कई चीजें कर दिया था। राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट कहकर वो अपनी समीक्षा या अपनी ताकत पर प्रश्न चिन्ह लगा लिया, ये भी हम यहाँ समीक्षा करेंगे। अरे भाई, चुनाव आयोग का इसमें क्या रोल हो सकता है, चुनाव आयोग की शक्तियां क्या है, क्या ये एब्सोल्यूट पावर है? मुझे इस घटना ने एक मौका दे दिया, राजनीतिक का विद्यार्थी होने के नाते मैं इस पर जरूर समीक्षात्मक दृष्टि डालूंगा। आप भी समझिए, मेंस का प्रश्न बन सकता है। स्पीकर तथा डेप्यूटी स्पीकर की भूमिका और व्हीप क्या होता है, ये व्हीप जो है, व्हीप क्या होता है, इन सब चीजों को आज की सेशन में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं क्रमबद्ध तरीके से। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा कि 10वीं अनुसूची का दल बदल प्रावधान, 10वीं अनुसूची का दल बदल प्रावधान तथा महाराष्ट्र की ये जो एमएलए की बगावत है, इससे क्या संबंध है? देखिए, घटनाक्रम को बड़े क्रमबद्ध तरीके से आप देखिए। सबसे पहले 21 जून 2022 को विधायक दल की बैठक होती है। इस विधायक दल की बैठक में अजय चौधरी को क्या कर लिया जाता है, शिवसेना की तरफ से विधायक दल का नेता चुना जाता है और सुनील प्रभु को व्हिप यानी मुख्य सचेतक चुना जाता है। सुनील प्रभु मुख्य सचेतक बनते हैं, अजय चौधरी बनते हैं विधायक दल की नेता। चलिए, दूसरा घटनाक्रम क्या होता है? अब यहाँ 34 विधायक बागी हो गए, 34 विधायक 34 विधायक बागी हो जाते हैं और उन्होंने क्या किया, भरत गोगावले को मुख्य सचेतक नियुक्त कर दिया, मुख्य सचेतक नियुक्त कर दिया यानी अपना व्हिप नियुक्त कर दिया। इसी संबंध में फिर स्पीकर से चौधरी की मान्यता नहीं देने की उन्होंने अपील की। उन्होंने कहा कि बहुमत हमारे साथ है, हम ही बहुमत हैं। तो उन्होंने लगभग 34 लोगों ने मिलकर क्या किया, जो पहले शिवसेना ने नियुक्त किया था, शिवसेना ने चौधरी जी को नियुक्त किया था, तो इनको मान्यता नहीं देने की उन्होंने अपील की। अब इस पर सुनिए क्या हुआ, सुनील प्रभु का व्हिप जारी। सुनील प्रभु कौन थे? सुनील प्रभु पहले जो शिवसेना वहां पे थी, शिवसेना के द्वारा चुने गए व्हिप थे। अनुशासित करने के लिए जो व्यक्ति होता है उसे व्हिप कहते हैं, अर्थात मुख्य सचेतक होता है सदन में सत्ता पक्ष का। तो सुनील प्रभु ने व्हिप जारी किया, लेकिन बागी अनुपस्थित रहे। बागी अनुपस्थित किस पर रहे? उस बैठक में अनुपस्थित रहे। अब अनुपस्थित जब रहते, व्हिप के विरुद्ध कोई एमएलए अगर व्यवहार करता है तो वो अनुशासनहीनता का दोषी पाया जाता है। इस आधार पर उसकी सदस्यता भी जा सकती है। ध्यान दें, मैंने अंडरलाइन किया है इस चीज को, ठीक है, इस बात को ध्यान दें। अब 25 जून को शिंदे सहित 16 एमएलए को अयोग्यता का नोटिस थमा दिया जाता है। अयोग्यता का नोटिस किसने? शिवसेना ने, कि भैया आप अयोग्य हो। आगे जो तेजी से घटनाक्रम घटित होते हैं उनकी तरफ आपको लेके चलता हूं। आगे क्या होता है, अब यहाँ प्रश्न आता है कि सर व्हिप क्या होता है? देखिए, वास्तव में इसका आधार जो है महाराष्ट्र, ये बात आती है यहाँ पे सदस्यता की। उनको जो नोटिस थमाया ना सदस्यता से कि भैया आपकी एमएलए जा सकती है, उनको जो नोटिस थमाया, उस नोटिस के आधार क्या थे? उस नोटिस के आधार, आप ध्यान से जरा समझिए इस चीज को। उस नोटिस के आधार 2 नियम बनते हैं। कौन कौन से नियम हैं? देखिए, सबसे पहला तो नियम है नियम 1986, जो महाराष्ट्र विधानसभा के अंतर्गत बनाया गया नियम 1986। तो दूसरा है संविधान की 10वीं अनुसूची। अब 10वीं अनुसूची में ए और बी दो पार्ट हैं, ध्यान दें। ये आती है अनुच्छेद 191 के अंतर्गत। ये क्या कहती है 10वीं अनुसूची? अब प्रश्न, बड़ा यक्ष प्रश्न ये है, क्या कहती है? आप सब लोगों के काम का है, सिविल सर्विस देने वाले, असिस्टेंट प्रोफेसर या पॉलिटिकल साइंस को समझने की जरूरत वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये बहुत काम का है कि 10वीं अनुसूची क्या है, इस घटना का संबंध 10वीं अनुसूची में कैसे है, किस तरह ये इससे संबंधित है। चलिए मित्रों, मैं आपको आगे लिए चलता हूं। देखिए, मैं अभी अभी आपको बता रहा था कि इसका संबंध जो है किससे है? इसका संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 एक और अनुच्छेद 191 2 से है। अब यहाँ पे अनुच्छेद 191 जो है, इसमें सदस्यता को, किसी भी सदस्य की सदस्यता को हटाने या निर्हृत करने या उसे डिस्क्वालीफाई करने के जो नियम हैं, जो आधार हैं, जो बेसिस हैं, वो ये बेसिस हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हो। सारे के सारे जो बेसिस है ना, वो ये हैं। कोई, जैसे उसने कोई लाभ का पद हासिल कर लिया, लाभ का पद से मेरा मतलब है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आप कहोगे सर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? यहाँ इतनी बड़ी लिस्ट आपने दे दी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? बेटा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को सरल भाषा में समझिए। किसी भी सत्ता के नियोजन में या शासन के नियोजन में, अर्थात सरकारी पैसे पर पलने वाला कोई भी ऐसा पद और सुविधाएं तक यदि वो धारण कर लेता है तो लाभ का पद होता है। सर,
पद कैसा, जिसमें वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय फायदा अर्थात सैलरी, वेतन, भत्ते इत्यादि प्राप्त करता हो, या फिर वेतन, सैलरी इत्यादि भी नहीं भी हो तो भी यदि वो कार, चपरासी, ऑफिस इत्यादि की सुविधाएं भी, मैंने शब्द बोला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अर्थात उसको ऑफिस की कोई सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे कार का इस्तेमाल भी उसके लिए निःशुल्क हो जाता है, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो कोई भी लाभ का पद ना हो, यहाँ पे अनसाउंड या विकृत चित्त ना हो, दिवालिया ना हो और अनागरिक हो, अर्थात वो भारत का नागरिक नहीं हो, इंडियन सिटीजन अगर वो नहीं है तो भी ये बात ध्यान रखें। इसके साथ साथ संसद के द्वारा बनाई गई किसी भी कानून का वो यदि उल्लंघन करता है, संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून का वो उल्लंघन करता है, तो समझिए कि उसे एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। अब यहाँ पे आपको एक खास चीज ध्यान देने की है जो आपके एग्जाम पर्पज से है, कि ये सारे के सारे जो आधार हैं, इन बेसिस पर डिस्क्वालीफाई जो करता है, वो करने का अधिकार किसको है भैया? वो है गवर्नर को। मेक श्योर और मैं तो यहां तक कहूंगा कि मेक इट ए पॉइंट इन योर माइंड, अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए, राज्यपाल इन आधारों पर करता है जब 191 एक का बेस बनता है। अब बात आती है 191 दो के बेस की बात है। 191 दो मेरे पीछे आप आराम से पूरा देख सकते हैं, ये सारे लिखे हुए हैं, यहीं पे सारा का सारा माजरा है। 191 दो का जो मामला है वो क्या है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। देखो एक इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है जी, इसमें सबसे पहला पॉइंट 10वीं अनुसूची के आधार पर, इसमें देखिए दो मुख्य चीज है, क्या है? पहला, इसमें 6 अनुच्छेद मुख्य हैं 191 दो में। जो पूरा का पूरा व्यवस्था किसकी करती है? ये 10वीं अनुसूची। ये कब डाली गई? ये मूल संविधान में नहीं थी बल्कि बाद में शामिल की गई। तो प्रश्न उठता है सर, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12 हैं। तो बाद में कितनी डाली गई? 9, 10, 11 और 12 बाद में डाली गई। इन्हीं में से एक है 10वीं अनुसूची जो दल बदल से संबंधित है। बोलो सर ये सारे नियम पहले बता तो दिए, यहाँ पे ये बता रखे बेटा। इसके अलावा वहां पे कोई सदस्य, पहला तो है इंटरप्रिटेशन, अर्थात इसका कौन सा क्या पद क्या कहलाएगा, इसको दिया गया है, ठीक है। दूसरा और इम्पोर्टेंट इसमें क्या है? ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, अर्थात दल बदल के आधारों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 2 में। 191 दो में या 10वीं अनुसूची के पैरा नंबर 2 में वो सारे के सारे डिफेक्शन के ग्राउंड्स या आधार दिए गए हैं। सबसे पहला क्या है? लिखा है, ए टाइटल डाल के मैंने लिखा है, स्वेच्छा से दल छोड़ने पर, ध्यान दें, स्वेच्छा से दल छोड़ने पर यदि कोई छोड़ देता है तो डिबार हो जाता है। विप के अनुसार मतदान ना करे। अब समझिए, विप के अनुसार मतदान ना करे, नहीं किया, दोनों ने ही ये गलती की थी। कौन कौन से ने? शिंदे गुट ने भी नहीं किया था पहले तो। इस आधार पर शिवसेना ने उन्हें क्या कहा कि भैया इनकी सदस्यता जाएगी, और बाद में शिंदे गुट जब बना तो उन्होंने उन 16 विधायकों, जो 16 विधायक शिवसेना के पक्ष में उद्धव ठाकरे में थे, उन्होंने उसके विपरीत मतदान किया। विप के अनुसार मतदान ना करे अथवा मतदान से दूर रहे। यहाँ पे नाम निर्देशित पर भी ये चीज लागू है। ये सिविल सर्विस वाले ध्यान से देख लें, ऑप्शन में यदि इस तरह आया कि क्या नाम निर्देशन वाले शामिल हैं, तो नाम निर्देशित सदस्य जो सत्ता पक्ष या सत्तारूढ़ दल करता है वो उसी दल के सदस्य गिने जाते हैं। इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार लगा दिया है आपको। आगे ये प्रावधान राजनीतिक, मेरे पीछे देख लीजिए, थोड़ा बोर्ड पर विजिबल हो जाएगा। यहाँ ध्यान दें, यह प्रावधान राजनीतिक प्रक्रिया में दलों की भूमिका को मान्यता देता है। कौन सा? ये जो है व्हीप का। अब ये मैंने क्यों लिखा है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत बड़ा कारण यह है कि इस कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में व्हीप के महत्वपूर्ण जो है भूमिका को बताया, उसके रोल को बताया था। तो इससे हमें पता चलेगा कि व्हीप का कितना बड़ा रोल है। तो ये जो व्हीप वाला प्रावधान है ना, ये राजनीतिक पॉलिटिकल प्रोसेस में या पार्लियामेंट्री प्रोसेस में आप कह सकते हो, राजनीतिक दलों की भूमिका को बताता है। अब आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक सक्रियता के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविज्म के लिए, या फिर यह कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सक्रियता के लिए राजनीतिक दलों के महत्व को जब हम समझते हैं तो उसमें समझने में बड़ा काम का है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें, ये आता है तीसरा कि दल परिवर्तन का, यहां समझिए, दल परिवर्तन का नियम दल विभाजन की दशा में लागू नहीं होगा और विलय की दशा में लागू नहीं होगा। लेकिन प्रश्न ये उठता था यहाँ पे कि ये जो 16 एमएलए सुप्रीम कोर्ट गए शिंदे गुट के,
वो 16 के 16 एमएलए वास्तव में उनका विभाजन तो हो गया था, लेकिन उन्होंने किसी नई पार्टी में विलय नहीं किया, तो भैया इस नियम के दायरे में आ रहे हैं वो, ध्यान दें, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट केस गया था। अगर वो किसी और पार्टी में विलय उनका हो जाता तब तो ये बच जाते, लेकिन विलय नहीं हुआ, ना ही कोई उन्होंने नई पार्टी बनाई, उसी पार्टी। तो बड़ा प्रश्न तो खड़ा हो गया कि यार आप सही हो, आप सही हो। बड़ा प्रश्न तो, बड़ी सिरदर्दी तो यहाँ पे निर्वाचन आयोग के सामने आई। यस और नो? तो ये इसे ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। ये वाला जो प्रावधान आप देख रहे हैं, स्टार लगा देता हूँ कि विलय नहीं हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है आपके सामने बहुत स्पष्ट रूप से कम 2/3 सदस्य, स्पीकर इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। ध्यान दें, कम से कम कितने, 2/3, 2/3। टोटल संख्या मान लो गई है कितनी, 100 की संख्या गई, सपोज करो 50 की गई, तो यहाँ पे 33% लोग और 100 की गई तो 66% लोग, कम से कम 2/3 कुल मेंबरशिप का उसमें क्या होना चाहिए, विलय होना चाहिए, तब तो दल बदल से बच जाते हैं। इससे कम यदि है या विलय नहीं होता है, अलग पार्टी बना लेते हैं, तो बड़ी समस्या होती है। वो सारे के सारे, चूंकि यार उन्होंने एक दल के झंडे के नीचे लोगों की आस्था उस दल के प्रति थी, ना कि उनके प्रति, उस दल के झंडे के नीचे वो आए थे और उसी से वो बगावत, तो इसे बागी माना जाएगा और दल परिवर्तन की कानून के एंटी डिफेक्शन एक्ट में वो आएगा। स्पीकर ने यदि सदस्यता छोड़ दी तब वह बच जाएगा। ध्यान दें, स्पीकर पद पर नियुक्त होते ही वो क्या करता है, सक्रिय सदस्यता उसकी नहीं रहती। मान लो स्पीकर नियुक्त है और वो सक्रिय सदस्यता से दूर हो गया है, तब तो वो खुद बच जाएगा, लेकिन स्पीकर अभी उसने सदस्यता नहीं छोड़ी है, तो समझ लो वो क्या है, वो सदस्य है। अब वो सदस्य है तो ऐसे में वो, उस पर भी एक डिफेक्शन का एक्ट लागू होगा। अब प्रश्न यही था कि नया जो शिंदे गुट है उसका नवनियुक्त जो डेप्यूटी स्पीकर था उस वक्त, तो उस डेप्यूटी स्पीकर ने उनको नोटिस थमा दिया। किसको? उद्धव ठाकरे के जो समर्थन में 16 थे, जो कि शिंदे के पक्ष में उस मीटिंग में मतदान नहीं किया विश्वास मत में। तब बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने आगे अपनी टिप्पणी में कहा कि अरे भैया, भाई साहब डेप्यूटी स्पीकर, आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं, आपको तो अधिकार ही नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि आप खुद एक सदस्य थे उस वक्त और आपकी सदस्यता अभी अभी वहां पे क्लियर नहीं हुई थी, प्रूवन नहीं थी कि आप सदस्य हो कि नहीं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड, आप पहले ही कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो, एक वायरस लग गया कि आपने पहले वाले विप का उल्लंघन किया है, तो आपकी सदस्यता भी क्लियर नहीं है, आप अध्यक्ष काहे के? तो यहाँ पे दिक्कत हो गई। स्पीकर, ये एक प्रश्न खड़ा किया वहां सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर फैसला स्पीकर करता है। ध्यान दें, 10वीं अनुसूची के आधार पर कोई भी किसी भी तरह की सदस्यता का फैसला कौन करता है, वो करता है स्पीकर। बहुत ही महत्वपूर्ण ये 10वीं अनुसूची थी जो मैं यहाँ आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। आगे देखते हैं, बागियों की अलग से दावेदारी पेश करने के कारण क्या हुआ, वहां पे राज्यपाल ने एक विशेष सत्र बुलाकर क्या करवा दिया भाई साहब, फ्लोर टेस्ट करवा दिया। लो जी, फंस गए राज्यपाल महोदय। अब राज्यपाल महोदय क्या हुआ, उन्होंने एक विशेष सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट करवा दिया। अब ये जो फ्लोर टेस्ट करने को कहा, यहीं से किसको, उद्धव को, कि भैया आप ऐसा करो, आप अपना जो है परेड करवाओ कि आपको पास विश्वास हासिल है अभी कि नहीं। तो ये जो फ्लोर टेस्ट है, ये फ्लोर टेस्ट ने क्या कर दी, गड़बड़ कर दी। इस आधार पर पार्टी के अंदरूनी मामले होते हैं। अब जरा सोचिए कि उसके कुछ पार्टी के, मैं नेता हूँ, मेरे कुछ एमएलए मुझसे रुष्ट हैं और हमारी पार्टी के अंदर गड़बड़ चल रही है, पार्टी की गड़बड़ है। यहाँ ध्यान दें, यहाँ बहुमत की गड़बड़ नहीं है, पार्टी की अंदरूनी अनुशासन की समस्या है। तो अनुशासन की समस्या को आप मत और बहुमत और अल्पमत से नहीं जोड़ सकते। ये बड़ी गलती हो गई किससे, राज्यपाल से। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में यही दिया है, टिप्पणी में लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में राज्यपाल को ये क्लियर ही नहीं था, ये क्लियर ही नहीं था कि उन्हें बहुमत है कि नहीं है। अनुचित आधारों पर कभी भी बहुमत साबित करने को कहना या फ्लोर टेस्ट की कहना स्वयं राज्यपाल का अतिक्रमण माना गया संविधान का, कि राज्यपाल जी आपने ये ठीक नहीं किया। सच्चाई ये है कि संविधान में वर्णित शक्तियों से बाहर जाकर आपको जो स्वविवेकी शक्तियां दी गई हैं बहुमत को परखने की या मुख्यमंत्री को नियुक्त करने की, आपने उनसे बाहर जाकर कार्य किया। समझ में आया? इस वर्डिक्ट से हमें राज्यपाल की शक्तियों को परखने का मौका मिल गया कि राज्यपाल की जो स्वविवेक की शक्तियां हैं ना, वो असीमित नहीं है। इज इट क्लियर? ऐसे में देखो साफ साफ यहाँ पे क्लियर होता है। अब देखिए, चलो और आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट का जो है एक बिंदु था जिसे आपको ध्यान रखना है। अब आता है, शिवसेना ने राज्यपाल के निर्देश को क्या किया, चुनौती दे दी। राज्यपाल के निर्देश को इन्होंने
चुनौती दी। तो राज्यपाल का निर्देश क्या था फ्लोर टेस्ट का, जो कि वास्तव में क्या था, गलत। आगे सुप्रीम कोर्ट इसे साबित करता है। किसमें दी? सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। यहाँ ध्यान दें, चूंकि 16 एमएलए का मामला विचाराधीन है, तो ये समस्या वास्तव में किसकी बनती है? अभी अनुशासन की समस्या है। किसकी है? अनुशासन की। भाई साहब, अभी मत अल्पमत, पूर्ण मत या बहुमत की समस्या नहीं है। आपको क्यों लगा कि सरकार खतरे में है? आप समझ ही नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश राहत नहीं देने का था, अतः फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव ने इस्तीफा दे दिया। बस यही एक गड़बड़ होगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उस वक्त कि शिवसेना को राहत नहीं देंगे। ऐसे में क्या किया उद्धव ने? कहा कि ये लो अपनी कंठी माला, अर्थात भूखे भजन न होत गोपाला, ये पकड़ो धरी कंठी माला। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, इससे उद्धव ने क्या किया? उद्धव ने इस्तीफा दे दिया। बस आज जो अभी ये 2-3 दिन पहले फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम इसमें इस सरकार को बहाल कर सकते थे, कुछ करते, परंतु जब मर ही चुका है तो उसमें हम प्राण फूंक नहीं सकते। हम बीमार को जिला सकते हैं, गलतियां सुधारी जा सकती थी, लेकिन अब चूंकि कुछ नहीं बचा, उद्धव ने स्वयं इस्तीफा दे दिया, तो इसके लिए कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे केस में मैं अंत में अपना राय बताऊंगा, लेकिन आप इसको कितना समझ पा रहे हैं? यदि आप समझ पा रहे हैं तो एक बार थम्स अप जरूर कर दीजिए। और यहाँ पे नीचे जो आप देख रहे हैं, नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है, सब्सक्राइब के बटन को सब्सक्राइब करते चलो, ताकि हम और आप एक बेहतरीन लाइव के मुद्दों के साथ बातचीत करें, सब्जेक्ट को भी समझें, आपका मेंस में जो है निबंध राइटिंग अच्छी हो, आपका प्रोफेसर बनने का, आपका व्याख्याता बनने का सपना सार्थक हो, और आपका आईएएस आरएएस बनने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एससी का आदेश राहत नहीं देने का है। सुनील प्रभु की नवयुक्त सरकार की संवैधानिक तो को क्या दी? चुनौती दे दी। बिल्कुल, ये चुनौती सुनील प्रभु जो पिछला वो था, व्हिप, उसने दी कि भाई नई जो सरकार बनी है उसका कोई आधार ही नहीं है, बिल्कुल नहीं था उसका आधार। लेकिन अब वो सरकार चूंकि बनी रहेगी क्योंकि राज्यपाल ने गठित की है। हालांकि अगर इस्तीफा नहीं देता उद्धव तो बात ही कुछ और हो जाती। ये बिल्कुल असंवैधानिक सरकार थी। नार्वेकर राहुल, अर्थात राहुल नार्वेकर, जो नवनियुक्त शिंदे गुट का जो था, उसने गोगावले को मुख्य सचेतक बनाया। अब नया सचेतक कौन बना? गोगावले। उसने क्या किया? नया व्हिप जारी किया। नया व्हिप सरकार का गठन करते ही जारी किया। किसको? उन सबको, शिवसेना के एमएलए को, शिवसेना के 16 एमएलए को व्हिप जारी किया। 16 एमएलए ने क्या किया कि उद्धव के समर्थन में ही मतदान किया, अर्थात उन्होंने उस व्हिप के किस में किया मतदान? विरोध में मतदान किया। अब आप समझ गए, मैंने अभी आपको 10वीं अनुसूची पढ़ाई कि पार्टी के व्हिप के विरोध में यदि करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? सदस्यता से डिबार हो जाएंगे। लेकिन ये इनके थे ही नहीं, तो चूंकि ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में कि ये व्हिप उचित है ही नहीं, तो वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बड़ा भारी प्रश्न है। मेन प्रश्न अब इस केस में यही बचा है। ये जो है, अब इसे क्या है, इसे आगे विचारणीय छोड़ दिया गया। किसके लिए? स्पीकर के लिए, कि स्पीकर निर्धारित करे कि वो रहेंगे कि नहीं। अब यदि स्पीकर ने ऐसा किया तो स्वयं स्पीकर का धर्म संकट का मामला बनता है। अंत में बताऊंगा कैसे स्पीकर के कार्यों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। स्पीकर के कार्यों को यहाँ पे चुनौती दी गई, और ये स्पीकर के जो कार्यों से संबंधित निर्णय आगे बढ़ेगा उस पर मैं बातचीत अब आपको लेकर चलता हूँ। समझिए जरिए, पहला क्वेश्चन क्या था कि असली शिवसेना कौन? तो ये प्रश्न किसके पास गया? ये गया निर्वाचन आयोग के पास, क्योंकि उधर शिंदे गुट कह रहा है हम ही शिवसेना है, उधर जो है उद्धव जी कह रहे हैं हम शिवसेना है। उन्होंने अपना क्या कर लिया? कार्य कर दिया। उन्होंने अपना फैसला दे दिया। क्या, कब दे दिया? जबकि मामला कहाँ पे था? मामला कोर्ट में था भैया। ध्यान दें, एक प्रश्न, एक जिज्ञासा आएगी, क्या सर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होते हुए भी निर्वाचन आयोग अपना फैसला दे सकता है, उस पर सुनवाई कर सकता है? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है। कमाल का निर्णय, टिप्पणी है। उन्होंने कहा कि किसी भी संवैधानिक संस्था को उसके संवैधानिक दायरे में रहते हुए हम काम से नहीं रोक सकते, चाहे वो मामला कोर्ट में ही विचाराधीन क्यों ना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी आई थी। इस टिप्पणी के संदर्भ में तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ा और उसने पार्टी के बारे में फैसला ले लिया। तो यहाँ पे ध्यान दें, एक विवाद, एक केस था बहुत पहले, उस केस के संबंध में मैं आपको, किहोतो हुलोहान वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्या कहा था? केस का नाम क्या है? किहोतो। ये आरएस मेंस में पूछा गया प्रश्न है। आरएस मेंस के साथ ये आईएएस में भी पूछा गया था और इस बार का बर्निंग इशू है, चूंकि ये
अनुसूची 10 का मामला है, स्पीकर के कार्य क्षेत्र का है, राज्यपाल की शक्तियों की समीक्षा से जुड़ा हुआ है, फिर से ये केस आ सकता है, उसके साथ साथ कुछ और केस। यहाँ पे देखिए, उसमें कहा था कि लोकतंत्र वास्तव में संविधान की मूल आत्मा है। क्या कहा था उस केस में? लोकतंत्र संविधान की मूल आत्मा है। पहली बात तो ये बेसिक स्ट्रक्चर में ये बात कहाँ शामिल हुई कि हो तो होलोहन वाद का फैसला है। दूसरा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, इसकी बुनियादी विशेषताएं, किसकी? लोकतंत्र की बुनियादी विशेषताओं में किस क्या शामिल किया उसने? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बुनियादी विशेषताएं के रूप में बताया। अब तीसरा महत्वपूर्ण क्या निकल कर आया कि चुनाव संबंधी वाद पर निर्णय कौन करेगा? उसका अधिकार इलेक्शन कमीशन को होता है। चुनाव संबंधी यदि वाद है तो उस पर फैसला चुनाव के बाद भी, चुनाव के दौरान भी कौन लेता है? निर्वाचन आयोग। ये उस कोर्ट का फैसला था, उस निर्णय का। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियां की हैं, कुछ टिप्पणियां। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक केस, बहुत महत्वपूर्ण केस, अंडरलाइन कर देता हूं, केस पढ़ लेना, मैं पढ़ा दूंगा आगे, एक सेपरेट इस पर क्लास कर लेंगे। ये मेंस में आएगा ही आएगा। स्टार क्या, डबल स्टार लगा देता हूं, आप कहो तो ट्रिपल ले लो इसको। नवाम राबिया 2016 का रिव्यू होगा। उन्होंने कहा कि इसको अब एक उच्चतर बेंच को भेजने की आवश्यकता है सबसे पहले, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा, व्हिप की नियुक्ति कौन करता है, इस पर जो है विचार किया गया। व्हिप की नियुक्ति पार्टी करती है, ध्यान दें, जो पार्टी होती है वही व्हिप की नियुक्ति करती है। यहाँ पे विधायक दल करता है पार्टी। एक प्रश्न, एक जिज्ञासा क्लियर की सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्टी व्हिप की नियुक्त करती है, ये नहीं। तो पार्टी पहले शिवसेना थी, वास्तव में तो शिवसेना ने जो व्हिप नियुक्त किया था वो सही था। बाद में विधायक दल तो हमेशा किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? विधायक दल हमेशा प्रतिनिधित्व करते हैं बहुमत का। किसका जी? बहुमत। तो बहुमत को अधिकार नहीं है व्हिप आदि की नियुक्ति करने का। लेकिन ये जो है, ये पार्टी होती है, ये किसका प्रतिनिधित्व करती है? जनमत का, अर्थात जनता का। तो लोकतंत्र में जनता के सामने पार्टी जाती है, उसी को फैसले करने होते हैं, उसी को जवाबदारी होती है, मुंह दिखाना होता है जनता को। इसलिए व्हिप वो मान्य होगा जो पार्टी ने नियुक्त किया है। पार्टी कौन थी? शिवसेना, अर्थात पहले वाली, उद्धव वाली जो स्थिति थी, उसने ये सब किया था। ठीक है। नए व्हिप की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? प्रश्न चिन्ह। अब यहाँ पे नए व्हिप पर ही प्रश्न चिन्ह उन्होंने लगा दिया। तो नया व्हिप जारी करके जो 16 एमएलए को डिबार करने की बात करता है कि अनुसूची 10वीं का उसने क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया, ऐसा सिंधे गुट कहता है। तो इस पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या करेगा। चूंकि अब इस पर फैसले का अधिकार तो दे दिया है कोर्ट ने, किसको? स्पीकर को। हो सकता है अब स्पीकर वहां पे उनकी सरकार के दबाव में या उनके सहयोगी बीजेपी के दबाव में आकर उन्हें डिबार करे। पर क्या ऐसा वो कर सकता है? ये पूरी तरह असंवैधानिक कदम होगा स्पीकर का अगर उसने ऐसा किया तो, क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट की साफ साफ टिप्पणी आप देख सकते हो ये है। तो आप स्पीकर के दायरे को समझने में सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी काम आएगी। इलेक्शन कमीशन को संवैधानिक कार्य करने से नहीं रोका जा सकता, ये बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी थी किसकी? तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन को और भी मजबूत किया सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। स्पीकर को इलेक्शन कमीशन के निर्णयों के आधार पर ही, ये ध्यान दें यहाँ पे, स्पीकर जो है ना, कि स्पीकर अपना फैसला कैसे ले, सवाल यहाँ उठता है। स्पीकर अपना फैसला हमेशा इलेक्शन कमीशन के निर्णयों से स्वतंत्र होकर ले, स्वतंत्र हो, बजाय उसके आधार पर या उसके अधीन होने पर। तो जैसे उन्होंने तर्क दिया सिंधे गुट ने, सर इलेक्शन कमीशन ने ये पार्टी हमारी मानी है कि हम हैं असली शिवसेना, तो हम व्हिप जारी कर सकते हैं। ठीक है। तो बोले नहीं नहीं, ये गलत है कि आप उसको आधार बना रहे हो। इलेक्शन कमीशन के निर्णय को आधार बनाने की बजाय स्पीकर को निर्णय कैसे लेने चाहिए? स्वतंत्र लेने चाहिए। इसका मतलब ये निकल कर आता है, आप ये समझिए कि सदस्यता के प्रश्न पर स्पीकर महोदय जो होता है वो सर्वे सर्वा होता है। अगर कोई सरकार तथा स्पीकर अविश्वास पर चर्चा से बचते हैं तो राज्यपाल को कार्रवाई का विशेष अधिकार होता है। किस पर? अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन वहां अविश्वास का कोई आधार ही नहीं था भैया, कोई आधार नहीं था। ठीक है। राज्यपाल किसी ऐसी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो संविधान ने उसे दी ही नहीं। फिर उसने फ्लोर टेस्ट का आदेश कैसे दे दिया? ये प्रश्न चिन्ह लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। तो कहा राज्यपाल महाराज आप अपने दायरे में रहिए, आपने संविधान का क्या किया है? उल्लंघन किया है। अरे सर कैसी मजाक की बात करते हो जितेंद्र सर, ये तो अक्सर होता आया है। केंद्र अपने अपने छद्म हितों को पूरा करवाने के लिए राज्यपालों का इस्तेमाल करता है, समय समय पर करता रहा है। ये भी एक उदाहरण है। वंस अपॉन ए टाइम, मतलब आगे युगों युगों तक जब आप पढ़ोगे, हम पढ़ाएंगे तो उदाहरण दिया जाएगा कि राज्यपाल की भूमिका हो।
हर जगह राज्यपाल ने देखो कब-कब राज्यों में सत्ताओं को गड़बड़ किया केंद्र के इशारे पर। इस तरह की चीज़ों में ये उदाहरण बड़े काम आते हैं। बहुमत परीक्षण का आधार किसी एमएलए द्वारा सुरक्षा की गुहार लगाना नहीं हो सकता। उन्होंने बहुमत परीक्षण का आधार इसलिए दिया कि जो बागी विधायक थे ना, इन बागियों ने क्या किया, बागियों ने कहा सिंधे गुट वालों ने कि सर हमारी सुरक्षा को खतरा है, हमारी सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए, ऐसा कहकर वो कोर्ट चले गए। तो इसके आधार पर क्या है, एक चिट्ठी लिखी थी उन्होंने राज्यपाल को। तो इस आधार पर राज्यपाल ने क्या समझ लिया कि वो अल्पमत में है। ये आधार बिल्कुल गलत है। बहुमत परीक्षण का आधार ये नहीं होना चाहिए महाराज। कहीं स्पष्ट नहीं था कि उद्धव किसमें है, अल्पमत में है। देखिए टिप्पणी, स्वयं उद्धव का इस्तीफा जल्दबाजी में है, अतः हम अब क्या करें, उद्धव आपने अपने हाथ अपने स्वयं काट लिए हैं महाराज। अयोग्यता पर फैसला कोर्ट का कार्य नहीं। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, क्लियर कट कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कीमत पर किसी सदस्यता की अयोग्यता का फैसला नहीं करेगा। उसका अंतिम फैसला कौन करता है, उसका अंतिम फैसला स्पीकर करता है। आप समझ सकते हैं यहाँ पे। आगे देखिए, चुनाव आयोग अपना कार्य मामला कोर्ट में होने पर भी कर सकता है। मैंने पहले समझाया था, राज्यपाल किसी भी सीएम के इस्तीफा देने पर किसी अन्य दावेदार को सरकार गठन का निमंत्रण दे सकता है, क्योंकि राज्यपाल की शक्तियां इस मामले में स्वविवेक की शक्तियां इम्पोर्टेंट हैं बहुत ही। वो वहां पे अराजकता की स्थिति से बचने के लिए दूसरे सक्षम दावेदार को बुला सकता है। इस बात को समझने के साथ ही आप ये भी समझे कि हमारे स्पीकर की भूमिका क्या है। इसके साथ साथ हमारे इलेक्शन कमीशन की पावर कितनी है, और इसके साथ आपने ये भी देखा कि 10वीं अनुसूची में डिबार के जो आधार हैं उन पर स्पीकर ही फैसला लेता है, वो सुप्रीम है। और इसके अलावा राज्यपाल की कितनी कितनी भूमिकाएं होती हैं, संविधान के दायरे से बाहर उसकी असीमित शक्ति नहीं है, उसकी स्वविवेक की शक्ति। इस पर भी एक बार पुणे सुप्रीम कोर्ट ने अपना ठप्पा लगा दिया, मुहर लगा दिया। लेकिन उद्धव जी अब क्या करें, जब चिड़िया चुग गई खेत, उन्होंने स्वयं ही इस्तीफा दे दिया। तो क्या हो सकता है, हो ये सकता है कि आप इस केस के माध्यम से अच्छे से मामले को समझिए, समझकर इसे अपने एग्जाम में काम में लीजिए। और मुझे यानी जितेंद्र यादव को इसी के साथ दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले यदि ये पूरा का पूरा मामला आपकी समझ में आया तो इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। डेफिनेटली अपनी ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी। और पुनः यहाँ जो लेफ्ट साइड में नीचे जो बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा लीजिए। नोटिफिकेशन ऑल का इसलिए ऑन कर लो कि इस तरह की वीडियो आते ही आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। एक और बात बता दूं कि हमारे प्रयास को यदि आप ही अप्रिशिएट नहीं करोगे तो हमारा प्रयास बंद हो जाएगा, और ये किसी भी विद्यार्थी के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए किसी भी कोई भी टीचर जब कोई अच्छा प्रयास करता है, कोई गाइड, और वो ये कहता है कि सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, इससे आपका कुछ नहीं घटता है, ठीक है, बल्कि उनको प्रोत्साहन मिलता है। और आपका यही प्यार और यही प्रोत्साहन हमें आगे अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं एक अगले वीडियो।